नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कैथल से बड़ी खबर, विदेश भेजने के नाम पर 22.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो ये एक अहम जानकारी कैथल से। पंजाब के युवक ने कैथल में मामला दर्ज करवा दिया है। पैसे लेने के बाद विदेश भेजने से इनकार कर दिया गया। आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये अहम जानकारी कैथल से पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, पंजाब के युवक ने कैथल में मामला दर्ज कराया। एक युवक ठगी का शिकार हुआ। विदेश भेजने के नाम पर 22 लाख रुपए ऐंठे गए और उसके बाद पीड़ित युवक ने कैथल में ये मामला दर्ज कराया है। पंजाब का ये युवक बताया जाता है जो कि विदेश जाने के लालच में फंस गया और 22 लाख रुपए की ठगी का शिकार भी हुआ। पंजाब के युवक ने कैथल में मामला दर्ज करवा दिया है और इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। अभी पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी को पकड़ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पैसे लेने के बाद विदेश भेजने से इनकार कर दिया गया। आरोपी फरार है। फिलहाल जांच में पुलिस जुट चुकी है। इससे पहले भी कई युवक इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। इस तरह के कई मामले प्रदेश में पहले भी आ चुके हैं। युवक पंजाब का है। मामला कैथल में दर्ज करवा दिया गया है। विदेश भेजने के नाम पर 22 लाख रुपए युवक से ठगे गए। पीड़ित युवक ने इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया। तो आरोपी ने पहले पैसे ले लिए और उसके बाद विदेश भेजने से इनकार कर दिया। इससे पहले दावे किए गए थे कि वो उसे विदेश भिजवाएगा, लेकिन जब पूरी रकम ट्रांसफर हो जाती है उसके बाद आरोपी उसे विदेश भेजने से इनकार कर देता है और इसलिए पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कराया पुलिस के पास। पुलिस अब आगे इस पूरे मामले में कितनी मुस्तैदी दिखाती है ये भी देखने वाली बात। लेकिन इस तरह के मामले लगातार प्रदेश में आते रहे हैं और एक और ये मामला। मनोज मलिक ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले आते रहे हैं जहां पर इस तरह की ठगी का शिकार अक्सर युवा हो जाते हैं। क्यों पुलिस जड़ तक नहीं पहुंच पाती है और इस समस्या को खत्म नहीं कर पाती है? जी बिल्कुल, देखिए कैथल के अंदर ये कोई पहला मामला नहीं आया। इससे पहले भी 4 महीने पहले भी यही मामला सेम अमेरिका का मामला ही सामने आया था। उसके अंदर जो 3 मामले डांड थाने के अंदर और जो पुंडरी थाना उसके अंदर भी 3 मामले, टोटल 9 मामले जो कबूतरबाजी के थे, ठगी के थे, विदेश भेजने के नाम पर थे, वो दर्ज कर दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक जो एजेंट है अभी तक नहीं पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। देखिए बहुत बड़ी एक नाकामी कैथल पुलिस की देखने को यहाँ पर मिल रही है। उसके साथ साथ जो आज एक नया मामला है 22,50,000 रुपए जो एक ठग लिए गए हैं। एक पंजाब के युवक से ठगी कर ली गई है और विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का एक अलग से जरिया भी जो व्यक्ति है, एजेंट है, उनके द्वारा बना लिया गया है। इसमें जाकर वो विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए इंसानों से ठग लेते हैं और उसके बावजूद जब कोई दिक्कत आती है और जब वो बातें करते हैं, बातचीत की जाती है, तो उनका ये कहना होता है कि भी जो ये अभी नया मामला है उसमें ये कहना है कि एजेंट का कि मैं आपको अमेरिका भेज दूंगा और वहाँ पर काम भी दुआ दूंगा। उसके बावजूद भी वहाँ पर अमेरिका जाने के बाद जब युवक, पंजाब का रहने वाला युवक जंगलों में धक्के खाकर वापस भारत आ जाता है, तो इसको लेकर एक कैथल के अंदर आकर वो गुलाची का जो कस्बा है वहाँ का जो एजेंट होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज भी करवाता है। लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। अभी तक भी कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस लोग नहीं इकट्ठे किए गए हैं। जो एजेंट है वो अभी फरार है और पुलिस का कहना है कि जो एजेंट है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि इस बारे में जो पुलिस भी काफी बार अपील कर चुकी है, प्रशासन भी अपील कर चुका है कि जो ये एजेंट है इनसे जितना भी पब्लिक जनता बच सके उतना ही ठीक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक भी बिल्कुल भी ये बात प्रशासन की नहीं मान रही है और लगातार ये जो ठगी के मामले हैं कैथल के अंदर लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन सुस्त बैठा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच आम जनता से भी अपील की जाती है कि इस तरह के मामलों में वो ना फंसे और पूरी तरह से सावधानी बरती जाए। और अभी पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, कार्रवाई नहीं कर पा रही है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द एजेंट को पकड़ लिया जाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, भिवानी पहुंचे जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने राव तुलाराम को लेकर के टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है और उल्टा कोर्ट जाकर के शहीद की परिभाषा पूछने की बात कही है। साथ ही कहा कि माफी यादव समाज जाट समाज से मांगे, क्योंकि आज तक जाटों ने यादव समाज का कुछ गलत नहीं किया है, जबकि यादव समाज ने जाटों के आरक्षण को खत्म करवाया है। राव तुलाराम को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राव तुलाराम को लेकर की गई टिप्पणी के बाद यादव समाज ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जाट नेता एवं पूर्व कमांडेंट हवा सिंह को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि तुरंत उन्हें जमानत भी उस दौरान मिल गई थी। अब जमानत पर आए हवा सिंह सांगवान ने मीडिया से रूबरू होते हुए भिवानी में कहा कि वो रुकने वाले नहीं हैं। अब वो कोर्ट में जाएंगे और पूछेंगे कि शहीद की परिभाषा क्या होती है। हवा सिंह सांगवान ने कहा कि मैंने जो फेसबुक पर राव तुलाराम के भगोड़ा होने पर लिखा वो सरकारी रिकॉर्ड में है और सरकारी किताबों में लिखा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद महेंद्रगढ़ यादव महासभा ने माफी मांगने को कहा, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। यादव समाज जाट समाज से माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कभी कुछ उन्होंने गलत नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब मैं भी कोर्ट में जाकर के पूछूंगा कि आखिरकार बताएं कि शहीद की परिभाषा क्या होती है, मैंने क्या गलत कहा है। कोर्ट में जाएंगे भाई, क्या परिभाषा है। राव तुलाराम यहाँ नसीबपुर की लड़ाई नारनौल से भगा था और जाके अफगानिस्तान में मर है, 10 लाख के उसको शहीद बता रहे हैं। तो क्या ऐसे आदमी को शहीद माना जाएगा? क्या परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है आपकी शहीद की? ये अभी बताया नहीं, CRP का 16 साल पहले मरा में उराजी में मारा श्रीनगर में डल लेक के सामने, और जो है उसको 16 साल के बाद अभी आपका हस्बैंड बड़े शहीद हो गया। 16 साल के बाद मालूम पड़ता है सरकार को। तो ये कोर्ट में जाने की बात है, कोर्ट में जाएंगे। और ये तो CRP वालों को आप लिख के देने लगे तो मानते ही नहीं थे शहीद। इस बीच एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की संपत्तियों की जांच होगी। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी। 2005 से 2010 के बीच संपत्तियां जुटाने का आरोप है। 2005 से 2014 के बीच हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कुछ संपत्तियों की पहले से भी जांच चल रही है। जांच पूरी कर ईडी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये गृह मंत्री की ओर से कहा गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जांच का आदेश भी दे दिया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच की जाएगी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की भी जांच होगी। तो ये एक अहम जानकारी हम प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। गांधी परिवार के ट्रस्ट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें 2005 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार थी और उस बीच एक गंभीर आरोप था कि संपत्तियां इकट्ठी की गई थी। पूरा मामला क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाएंगे। ग्राफिक्स अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। गांधी नेहरू परिवार के ट्रस्ट की जांच होगी, ये आदेश दे दिए गए हैं और गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद ये रिपोर्ट ईडी को सौंप दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने भी आगे जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी और केंद्र के पत्र के बाद ये जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब हरियाणा सरकार ने भी आगे जांच के आदेश दे दिए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ईडी को संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 2005 से 2010 के बीच कई संपत्तियां जुटाने का आरोप लगा है। यह हम आपको अब जांच की वजह बता रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर संपत्तियां जुटाने का गंभीर आरोप लगाया गया है कांग्रेस पर। और 2005 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और अब इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले कुछ संपत्तियों की जांच पहले से ही चल रही है। अब आगे इस जांच को और विस्तार रूप से किया जाएगा। केंद्र सरकार के पत्र के बाद बाकी संपत्तियों की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की जांच होगी। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं हरियाणा सरकार को। गांधी नेहरू परिवार के ट्रस्ट की भी जांच होगी। गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच के आदेश और इसके बाद राज्य सरकार पूरी सक्रिय होते हुए एक्शन मोड में आदेश आगे दे दिए गए हैं जांच के लिए। स्थानीय निकाय विभाग अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। केंद्र के पत्र के बाद जांच के आदेश जारी किए गए हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार ने जिम्मा शहरी स्थानीय निकाय विभाग को सौंप दिया है। शहरी स्थानीय निकाय एक रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट ईडी को सौंप दी जाएगी। 2005 से 2010 के बीच कई संपत्तियां जुटाने का आरोप है। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर संपत्तियां जुटाने का आरोप लगा है। 2005 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और इस बीच इसी कार्यकाल के दौरान ये गंभीर आरोप लगा कि संपत्तियां जुटाई गई हैं और ज्यादा बढ़ाई गई हैं। कुछ संपत्तियों की जांच पहले से ही चल रही है, लेकिन अब बाकी के जो ट्रस्ट हैं उन पर भी अब शिकंजा कसेगा शहरी स्थानीय निकाय विभाग। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कौन कौन से वो ट्रस्ट हैं जिसकी जांच होगी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। राजीव गांधी फाउंडेशन की भी जांच होगी। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की भी जांच होगी। इन ट्रस्ट की जांच होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रही है और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच हरियाणा कांग्रेस भी अब प्रदर्शन पर उतर आई है। आप देख सकते हैं कि पंचकुला में आज हरियाणा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त है उसे बंद किया जाए, सत्ता के दुरुपयोग से लोकतांत्रिक सरकारों को तोड़ना बंद किया जाए, सेशन जो है वो विधानसभा का बुलाया जाए राजस्थान में ताकि परिस्थिति जो है जल्द से जल्द क्लियर हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है ये प्रदर्शनों के दौर जो हैं वो अब किए जा रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए, हरियाणा कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन जो है वो कॉल किया गया है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से सियासी उठापटक चल रही है, जिस तरह का प्रकरण वहां पर देखने को मिला। कल भी जो है कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा जो है उनका ये कहना था कि एम्बिशियस होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन ओवर एम्बिशियस जब होता है आदमी तो वो गलत होता है। तो ऐसे में बीजेपी के बहकावे में विधायक आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। और हरियाणा कांग्रेस भी राजस्थान में जिस तरह से जो कुछ चल रहा है उसके लिए जो है उसको लेकर जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की द्वारा किया जा रहा है और मांग यही की जा रही है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र जो है वो जल्द से जल्द बुलाया जाए। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।
जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच में छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए डिजिटल लर्निंग सिस्टम की शुरुआत की है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार की माने तो गरीब बच्चों के लिए भी एक अनोखी पहल की गई है। जिन बच्चों के पेरेंट्स फीस देने में सक्षम नहीं है, उनकी फीस माफी की योजना भी बनाई गई है। हमारे डेप्यूटी एडिटर सुंदर सोलंकी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार से खास बातचीत की। देखिए। तो कोरोना में जिस तरह से खास जो असर पड़ रहा है स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेसी बोस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश अग्रवाल हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ही है कि बड़ी मुश्किल हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, आप यूनिवर्सिटी में किस तरह से उनकी पढ़ाई और उनकी जो भी दिक्कत हैं किस तरह से उनको सॉल्व कर रहे हैं? जी सोलंकी जी, ऐसा है कि जब मार्च में कोविड का लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो सच में हमें भी ऐसा लगा कि अब तो लगता है पढ़ाई लिखाई से बंद हो जाएगी, लेकिन थैंक्स टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड थैंक्स टू आवर यूनिवर्सिटी DLMS कि हम समहाउ पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करते रहे। और मैं कहता हूँ कि जो सिलेबस जो कंप्लीट हुआ बच्चों का, पढ़ाई लिखाई जो कंप्लीट हुई, 70 से 80% हमें सक्सेस मिली उसमें। मैं ये तो नहीं कहता 100% मिली, लेकिन क्योंकि एक अलग तरह की बात थी, अचानक ऐसा हो गया। 70% भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और लेकिन इस बार हम बड़े सजग हैं। अगर पिछली बार तो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए किसी वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना था और एक पॉलिसी डिसीजन ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम होने नहीं है, लेकिन इस बार हम बहुत सजग हैं। हमने पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू कर दी है सेमेस्टर की। 20 जुलाई से हमारी क्लासेज चल रही हैं, खासकर जो पुराने स्टूडेंट्स की। नए स्टूडेंट का जिनका एडमिशन होना है उनका अभी प्रक्रिया चल रही है, वो अभी थोड़ा समय लेगी। लेकिन हाँ, हमारा जो अपना DLMS सिस्टम है यूनिवर्सिटी का बहुत मजबूत है। उसके मजबूत के होने की वजह से स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट उसके ऊपर अपलोड करते हैं, वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं हमारे टीचर्स, और क्लास टेस्ट अपलोड करते हैं। और एक इतना बढ़िया रोबस्ट सिस्टम हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप कर लिया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि हमारी जो टीम है यूनिवर्सिटी की, दे आर रियली डूइंग ए वंडरफुल जॉब। बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि आप क्लासेस और ये सारी चीज़ें आपने शुरू कर दी हैं, लेकिन अगर इवोल्यूशन की बात आए तो उसके लिए क्या कुछ रखा है? जी, जैसा मैंने बताया आपको, लास्ट ईयर हमने इवैल्यूएशन किया था नॉर्मल मोड में। हमारी असाइनमेंट टेस्ट होते थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, और फिर फाइनल एग्ज़ाम होता था। तो फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी वजह से, क्योंकि ये पीक बहुत ज़ोरों से, उस लॉकडाउन बहुत ज़ोरों के ऊपर था। लेकिन इस बार हमने क्या किया है कि ये ऐसी स्थिति दोबारा रिपीट ना हो, हमने ऑलरेडी कंटिन्यूस इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और हम जैसे हर 15 दिन में एक उनका टेस्ट लेते हैं बच्चों का, और वो टेस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि बाय द टाइम व्हेन वी कंप्लीट आवर सिलेबस, जो सारी चीज़ें ऑलरेडी इवैल्यूएट हो चुकी होंगी, तो बच्चों के ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहेगा पढ़ाई का या एग्जाम का। दे विल बी फ्री, और खेलते खेलते उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये बड़ी चीज़ बताइए। इसके अलावा अगर बात करें नए कोर्सेज की बात करें, और दूसरा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गरीब बच्चों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है, उनके लिए कुछ विशेष किया है आप लोगों की तरफ से? जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। समय की एक्चुअली ज़रूरत भी है। कोविड की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी जॉब चली गई है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। कई तो बेचारे इतने गरीब पेरेंट्स हैं कि उनके पास में रोज़गार का कोई साधन नहीं है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने यूनिवर्सिटी में इस बार डिसीजन लिया कि फ़ीस को हम एक बार ना लेके उसको 2 टुकड़ों में लें, 2 हिस्सों में लें। तो हमने आधी फ़ीस सेमेस्टर की, बल्कि साल की अगर फ़ीस देखी जाए तो 4 हिस्सों में हो गई। तो अब हमने पहले सेमेस्टर की फ़ीस का आधा हिस्सा लिया है अभी, और उसके बाद में फिर लेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और हमने एक बार और इस बार काम शुरू किया है, कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ फ्री सिप्स भी दी हैं। जैसे कोई बहुत गरीब बच्चा है तो उसको हमने 100% तक में फ़ीस में रिबेट भी कराने की कोशिश की है, लेकिन वो कम केसेस हैं। हमने 20 से 50% की जो फ़ीस माफ़ी है, वो काफ़ी सारे बच्चों को हम 50 से 60 बच्चों को हम वो दे रहे हैं, और हो सकता है नंबर 100 भी हो जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये करना चाहिए, और हम भी अपने आप को एक ऐसे इंस्टीट्यूट मानते हैं कि जिनको सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ ध्यान देते हुए, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया। बड़ी जिम्मेवारी है, आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से VC साहब ने बात कही है कि कम से कम नुकसान हो बच्चों का, उसके लिए बाकायदा एक डिजिटल जो लर्निंग सिस्टम है वो बहुत शानदार काम कर रहा है। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए ख़ास तौर से रियायत भी रखी गई है और फीस भी माफ़ी की गई है।
और ये सिलसिला आगे जारी रखने की बात वीसी साहब कह रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। तो कोरोना एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं मेरे परिवार की सुख, शांति और शुद्धता के लिए 100% शुद्ध दूध से बना मधुसागर शुद्ध देसी घी। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। हरियाणा सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा खरीफ मौसम 2020 के लिए 7 जिलों अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में लागू किया जा रहा है। सभी किसान भाई जो कपास, बाजरा, मक्का और धान की खेती कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए निकटतम बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र यानी CSC, सहकारी समिति, कृषि विभाग या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा की वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं कवरेज हेतु कृपया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित प्रचालन दिशा निर्देशिका एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। कैथल से अगली खबर, कुल्हाड़ी से काट करके बड़ी भाई की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सो रहे भाई की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई। भाभी से अवैध संबंध बनाने के लिए हत्या करने का आरोप है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी भाई पर केस दर्ज कर दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर कैथल से, आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई है। सो रहे भाई की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई। भाभी से अवैध संबंध बनाने के लिए हत्या करने का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी भाई पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। लेकिन कैथल से ये रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक बड़ी खबर, जहां पर अपने ही भाई को कुल्हाड़ी से काट करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद मृतक की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई पुलिस में। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैथल से बड़ी खबर, कुल्हाड़ी से काट करके बड़ी भाई की हत्या। सो रहे भाई की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई है। मनोज मलिक ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, रिश्तों को तार-तार कर देने वाली खबर जरूर सामने आई है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो ये मामला है, जो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया, इसको लेकर जो आरोपी है उसने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया गया और उसमें जो आपसी रंजिश थी वो एक परिवार की एक मौत का कारण बन चुकी है। और उसके साथ साथ जो भी उसने आगे बताया जांच के दौरान और जो रिमांड के दौरान जो आरोपी ने बताया कि जो ये मामला था, जो एक तक के आधार पर एक मौत की गई थी, आपस में तो मैं के कारण जो एक बड़ा हादसा कैथल में देखने को मिला। उसको लेकर वो उनके द्वारा जो पुलिस थी उनके द्वारा वो गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कार्रवाई है वो आगे पुलिस द्वारा की जाएगी। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। इधर सिरसा के गांव रुपाणा के पास नहर में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गांव रुपाणा और लुदेसर सहित पुलिस के गोताखोरों ने नहर से शवों को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शव नागरिक अस्पताल लाए गए। यहां आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। चौपटा थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि गौशाला मोहल्ला सिरसा निवासी सन्नी और जगाधरी निवासी प्रखर जोधा दोनों दोस्त हैं। दोनों भट्टू में जापान की हार्डवेयर कंपनी की एक शाखा में काम किया करते थे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर रुपाणा के निकट नहर में नहाने गए थे। दोनों की नहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को नहर से बाहर निकाला। आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राफेल की ताकत। प्रिय बंधुओं, जैसा आप जानते हैं कि कोरोना महामारी मानव मात्र के लिए एक बड़ा संकट बना है। ऐसी महामारी के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी ये उभर करके आई है। बहुत से लोग इस थेरेपी से स्वस्थ भी हुए हैं, परंतु इस प्रकार के प्लाज्मा को कृत्रिम रूप से पैदा नहीं किया जा सकता। ये केवल कोरोना से रिकवर हुए लोगों से ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं ऐसे सब लोग जो हरियाणा में कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18,000 है, उनसे अपील करता हूं कि आप अपना प्लाज्मा दान करके और ऐसे अन्य कोरोना पीड़ित मरीजों को स्वस्थ होने में सहयोग करें। हरियाणा सरकार ने इस प्रकार के प्लाज्मा बैंक 4 स्थानों पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक व पंचकुला में स्थापित किए हैं। आप ऐसी जगह पर ही अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। धन्यवाद। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। तू कर सकती है, तू ही तो शक्ति है। आदि है, अनंत है, शक्ति है, बलवंत है, तू जगत जीत है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रांस से राफेल ने उड़ान भर ली है और अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे लड़ाकू विमान। फ्रांस से उड़ा राफेल हरियाणा में करेगा लैंड। अंबाला एयरबेस पर बुधवार को लैंड करेगा राफेल विमान। राफेल विमान के लिए अंबाला एयरबेस तैयार हो गया है। अंबाला के लिए ये गौरवशाली बात है, ये गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है।
अंबाला के एयरबेस को तैयार भी कर लिया गया है। फ्रांस से उड़ा राफेल हरियाणा में लैंड करेगा। पूरे देश के लिए तो ये गौरव की बात है ही, साथ में हरियाणा के लिए भी ये एक गौरवशाली बात है। फ्रांस से उड़ा राफेल अब हरियाणा में लैंड करेगा। अंबाला एयरबेस पर बुधवार को लैंड करेगा राफेल विमान और भारतीय पायलट, भारतीय ड्राबाज इन विमानों को उड़ा करके ला रहे हैं। अंबाला के लिए ये गौरवशाली बात, अंबाला के लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। अंबाला का एयरबेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चलिए अब आपको दिखाते हैं राफेल की ताकत क्या है। ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए कि राफेल की ताकत क्या है। मिटोर एयर टू एयर मिसाइल से लैस है राफेल। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को नेस्तनाबूद कर सकता है। मिटोर एयर टू एयर मिसाइल अंबाला में उतरेगा। चीन पाकिस्तान के पास से ये क्षमता नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा वो है स्कॉल्प। स्कॉल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की बताई जाती है। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के पास एक खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 है। चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 विमान है। पाकिस्तान का F-16 राफेल के आगे कहीं भी नहीं टिकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3300 किलोमीटर है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 20 मिनट में फटाफट खबरें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ LR होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट।